चलिए, तो क्या कह रहा है जी, एसए 560। अब हम पढ़ेंगे एसए 560, हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा। अब हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, कंप्लीशन एंड रिव्यू कवर। कंप्लीशन रिव्यू के अंदर हमारे मेन 3 स्टैंडर्ड्स हैं, जो 560, 570, 580। उसके अलावा 3 और स्टैंडर्ड हैं, 450 वो हम कवर करेंगे, 315, 330, 450 वाले नोट्स के साथ, वहां कवर हो जाएगा। उसके अलावा हमारा बचेगा 260, वो हमारा कवर हो जाएगा 701 के साथ। सिर्फ बचेगा 265, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर है। पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं पढ़ पाए तो उसे एक सेल्फ रीड दे लेना, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट एक बार सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, आंखों आगे से निकाल लेना, जरूरी नहीं है करने का, ठीक है, छोड़ोगे तो भी चलेगा। चलिए आ जाइए, ऐसे 560 के बारे में क्या बोलता है, बहुत प्यारा स्टैंडर्ड है, पेपर के अंदर फॉर श्योर मिलेगा, 100% बता रहा हूं, मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो पॉइंट ना मिलने का, ठीक है। चलो, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या बोलता है हमारा, ऐसे AS4 बोलता था पहले हमारा, अब हमारा इंडेक्स 10 होता है। वो मेरे को सिंपल सी बात बोलते हैं क्या, कि सारे के सारे इवेंट्स जो अकर होते हैं बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बोल लीजिए, डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल लीजिए, दोनों सेम ही चीज बोलती है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द सब्सिक्वेंट इवेंट। तो हमारी बैलेंस शीट डेट जैसी खत्म हुई, मतलब 31 मार्च 2023 मेरी जैसी खत्म हुई, अब मेरी जो आ रही है 31 मार्च 2024 जैसी मेरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब तक मेरी ऑडिट रिपोर्ट इस साल की साइन होती है, उन दोनों के बीच के सारे टाइम को क्या बोलेंगे हम, सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट सर कितने तरीके के होते हैं सर, नॉन एडजस्टिंग और एडजस्टिंग होते हैं सर। नॉन एडजस्टिंग कौन से होते हैं सर, जिसके नॉन एडजस्टिंग वो वाले इवेंट होते हैं जिसके अंदर इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो सारे के सारे इवेंट जो मेरे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुए होते हैं, ठीक है। द इवेंट्स व्हिच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब जिनकी कोई भी कंडीशन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती थी मेरे बैलेंस शीट डेट पे, मतलब आज तक करे या आज 30 हुई है तो कल तक, 22 कल तक, 31 मार्च तक अगर कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, कंडीशन करनी चाहिए, हुआ नहीं हुआ, हुआ बाद में भी चलेगा, लेकिन वो हुआ इससे पहले कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो वो एडजस्टिंग बन जाएगा। अगर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी 31 मार्च से पहले तो वो नॉन एडजस्टिंग बन जाएगा। मतलब मेरे बैलेंस शीट पीरियड के अंदर कुछ हो रखा होगा और उसका इंपैक्ट बाद में हुआ होगा, तब तो मैं उसे एडजस्टिंग मानूंगा। अगर उसका इंपैक्ट इस पूरे साल में था ही नहीं, किसी को भनक भी नहीं थी कोई चीज की, और कुछ हुआ तो बाद में हुआ, तो फिर मेरे को आप क्या करेंगे, मैं उसे एडजस्टिंग नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी आपको समझनी पड़ेगी। तो यही हमारी डेफिनेशन होती है एडजस्टिंग की और नॉन एडजस्टिंग की। हाँ, अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और वो मेरे उस पीरियड के बीच में हो गया, बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में, तो फिर मैं डेफिनेटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने निकलूंगा, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब एडजस्ट माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये याद रखना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, कि सर जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं ना, उसके अंदर अगर जो वैल्यू है, या आपको लगे यार वो जो चीज हुई है वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है इस साल के यूजर के लिए भी, इवेंट कंडीशन नहीं बनती थी लेकिन फिर भी उनको बताना जरूरी है। आग लग गई, एक हमारा जो सेल यूनिट थी वो खत्म हो गई, एक हमारी बीएसयू थी जो अब रही नहीं, अर्थक्वेक में हमारे पार्ट ऑफ द पोर्शन चला गया, कुछ ऐसे ऐसे एरियाज, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो डेफिनेटली आप क्या उसका दे दीजिए, डिस्क्लोजर जरूर दे दीजिए। एडजस्ट मत करिए कुछ भी उसको, क्योंकि वो बाद में हुआ, उसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कल क्या होने वाली है, कल कोई अर्थक्वेक आने वाला है, मुझे नहीं पता था आज उसके लिए, लेकिन अगर वो 1 तारीख को हो गया, मान लो पता तो नहीं था, लेकिन उस वाले केस में क्या करके चलेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज दे देंगे किसके अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, बस कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है जो मेरी बैलेंस शीट डेट के बीच में हुआ था, लेकिन इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स वगैरह एडजस्ट नहीं करी गई हैं। ये हम पहले बता रहे हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कह के कि भाई एक यूनिट इनकी खत्म हो चुकी है, बस बताने का काम है मेरा, और कुछ नहीं करूंगा। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव हमेशा हर किसी में सेम ही होते हैं। क्या सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको चाहिए होंगे क्या करने के लिए, अबाउट वेदर इवेंट्स, जो इवेंट अकर हुए होंगे बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो एडजस्टमेंट मांगते हैं, डिस्क्लोजर मांगते हैं, क्या आपने उसका वैसा कर दिया है या नहीं किया है, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। मुझे क्या चेक करना है, उन दोनों के बीच में एडजस्टिंग आया, नॉन एडजस्टिंग आया, एडजस्टिंग आया तो क्या एडजस्ट किया, और नॉन एडजस्टिंग आया तो क्या डिस्क्लोजर दिया, बस ये मेरे को ऑब्जेक्टिव चाहिए। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढना है, जाके मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो ऑडिट रिपोर्ट में डाल दूंगा, और क्या कर सकता हूं। चलिए, और दूसरा, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स। एक होते हैं मेरे इवेंट्स, एक होते हैं मेरे फैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट की कहानी, पेपर के अंदर अगर ट्रिकी आएगा तो फैक्ट से आएगा, इजी आएगा तो इवेंट से आएगा, पहले बता रहा हूं। फैक्ट का मतलब क्या है, कि फैक्ट मतलब कि कोई मुझे रिस्पॉन्ड करना है एप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट, जो ऑडिटर को पता चले होंगे कब, आफ्टर द डेट टू द ऑडिटर रिपोर्ट। भाई मेरे को पता मेरी ऑडिट रिपोर्ट की अगर बात चले, और अगर वो मुझे हैड दे बीन, अगर वो मुझे हैड दे बीन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, हैड दे बीन, ऐसे नहीं लिखा हुआ, बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है, हैड दे बीन, अगर मुझे बाई चांस ये तब पता होता है ना जब मैंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाई थी, तो आज मेरी ऑडिट रिपोर्ट ये ना होती, कोई और होती। अगर ये सिचुएशन में मैं आ गया तो मुझे इसका क्या करना है सर, मुझे वो कौन बताता है, मेरा एसए 560 बताता है। 560 मेरी मदद के लिए हमेशा खड़ा होगा, वो कहेगा टेंशन नहीं लेनी, अगर तेरी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो भी जाती है, स्टिल कुछ निकल के आएगा, तो भी मैं तेरे को उसका बता दूंगा कि तू उसके लिए क्या कर सकता है। तो तुझे डरना नहीं है, तो अपना जो काम करता है वो काम कर, बस वो मुझे ये बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, चलता रहूंगा मैं, तो बता दियो कब भी कुछ सिचुएशन आई तो, ठीक है। तो मुझे अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फॉर एग्जाम सिर्फ यही एक है, सिर्फ एक यही है
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईएस्ट टॉप प्रायोरिटी पे जो एक आंसर बनता है वो बनता है ऑडिटर परफॉर्मेंस डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर। यही वाला आंसर आपकी आरटीपी पता नहीं किसी के अंदर भी आ रखा है, और डेफिनेटली आंसर बहुत बार आया हुआ भी है, और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी अभी यही आंसर है। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो इससे बहुत अबव लेवल के थे। पेपर में आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो यही वाला आएगा। ठीक है, जो मेरा टेस्ट था उसको ज्यादा कंपेयर मत करना, ये पढ़ो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैंने इसलिए करा था, ये आपको या तो पढ़ ही लोगे, ये तो मैं पढ़ा ही दूंगा, पर वो आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा लास्ट में, इसलिए मैंने आपको वहां पे टेस्ट किया। कुछ लोगों ने अच्छी ट्राई करी, आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, प्लान एंड परफॉर्म करेगा, क्या डिजाइन करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को किस तरीके से। पहला, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। भाई पहले तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करा सब्सिक्वेंट इवेंट को, पहले मुझे वो समझाओ, आपका क्या प्रोसीजर है, आप किस तरीके से देखते हो। फिर उसके बाद इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी वेदर सब्सिक्वेंट इवेंट हैज अकर्ड दैट माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूं, ठीक है ना, इंक्वायरी करूंगा। तो पहले अगर मैं सोचूं, पहले अगर तो मैंने वो तब भी समझाया था, पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे मेरी इंक्वायरी होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, पहले इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यू से, सामने से खुद सवाल पूछूंगा, क्या कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट आप लोगों को पता है ऐसा जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये वो कर सकता है, खराब कर सकता है, कुछ भी ऐसा है जो एडजस्ट करना पड़ेगा तो बता दो। उन्होंने कहा जैन हमें तो नहीं पता। तो पहले नंबर पे गया, उन्होंने बोला पता है, पता है तो यहाँ जाओ, अंडरस्टैंडिंग करो कैसे पता है, आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करा था उसको जानने के लिए, ये बता दो। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए। फिर तीसरा, अब मैंने उन्हें बता दिया, अब मैं क्या करूंगा, मुझे वहां से कोई आंसर नहीं मिला, इसका आंसर अगर आया नो तो चलो नीचे, इसका आंसर अगर आया यस तो चलो ऊपर। पहले मैंने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी से उन्होंने बोला यस, तो मैं कहूंगा क्या प्रोसीजर से आपने जाना कि सब्सिक्वेंट इवेंट था। वो बोलेंगे नहीं, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, नहीं है तो मैं रीडिंग द मिनट मीटिंग बनूंगा एंटिटी ओनर्स की। जो भी आपकी मिनट्स मीटिंग हुई होगी उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा डिस्कस जरूर किया होगा, जो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके साल के बाद हुआ होगा, मतलब मेरी डेट के बीच में फंस रहा होगा इंडिया स्टैंड वाली। अगर उसके बीच में मेरा फंस रहा है तो मैं देख लूंगा ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट था और आप मुझे नो बोल रहे हो, वहां से पता चल जाएगा। और अगर वहां से भी नहीं पता चलेगा तो मेरा लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लीज मत भूल जाना, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। यही मेरे को बताता है मैक्सिमम टाइम्स में कि मेरा कोई भी क्या हुआ है। मैं इस साल की आने वाले ये वाले साल की इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी शुरू कर देता हूं, तो मैंने अप्रैल से लेके वो सितंबर तक के वो जो बीच के 6 महीने की मेरी जो फाइनेंशियल बन रही होगी लेटेस्ट वाली, उस उसके अंदर जितने भी कुछ भी हुआ होगा वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, और वो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। ओ, 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 ये तो वो रिकॉर्ड हो रहा है जो मेरे लिए जरूरी है। आंसर याद हो गया होगा, बस मुझे यही आंसर आपको याद कराना था यहाँ पे, बाकी तो मुझे रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अनटोल्ड स्टोरी वाले पॉइंट्स अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो फिर भी हम थोड़े थोड़े करके चलेंगे क्या। अब उसके बाद आता है हाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर, जितने भी एपीस हमने परफॉर्म करे फॉर द इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो सो वेयर एपी इंक्लूड्स, तो क्या होता है हमारे इसके अंदर, हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिट, अगर हमारा वन ऑडिट प्रोसीजर पर परफॉर्म फॉर द अदर स्टैंडर्ड्स एट नॉर्मल ऑडिट, तो हम तो एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जो हमने उस पर्टिकुलर, देखो सब्सिक्वेंट इवेंट में किसी भी चीज से रिलेटेड सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है, वो इन्वेंट्री भी हो सकती है, वो ट्रेडर सिविल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो मेरे ऑडिट पीरियड और मेरे 31 के बाद हुआ होगा, राइट। तो कुछ भी हो सकता है वो किसी भी आइटम पे, उस आइटम के ऊपर तो एक प्रोसीजर तब भी परफॉर्म हुआ होगा। अगर मान लीजिए ट्रेड सिविल की बात करें तो भाई ऐसे 505 तो मैंने लगाया होगा ना, जब ऑडिट कर रहा हूँ तब तो लगाया होगा, एक तो वो प्रोसीजर लगता है। एक और प्रोसीजर आपको लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर फॉल कर गया। तो सब्सिक्वेंट इवेंट बोलता है जो आप एक तो प्रोसीजर लगाते हो उसे चेक करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, 501 ले लो, 510 ले लो, इसको करने के लिए जो भी आपने प्रोसीजर लगाया वो तो लगाया होगा, वो तो ऑडिट की बात है। अब हम ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कहां आ गए, हम सब्सिक्वेंट इवेंट में आ गए। 31 मार्च से पहले जो उसको भूल जाओ यार जो तुमने करा। अब आया 31 मार्च के बाद कुछ, और उसमें उसी चीज पे इफेक्ट आ गया जो आपने पहले चेक करा था, तब तो वो था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, आज वो एग्जिस्ट करता है। अब आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा चेकिंग भी होगी। अब वो क्या है, तो एयर हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे, रिव्यू एंड टेस्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर कुछ चेक करना होता है कि भाई मेरा जो पहले कुछ हुआ
था उसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं हो जो बदल गया हो, जो सब्सिक्वेंट इवेंट में नया आया हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे रिव्यू एंड टेस्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस जो भी है, मुझे सारी की सारी रिव्यू करनी पड़ेगी एंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या रिव्यू करूंगा अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को, टेस्टिंग करूंगा ट्रांजैक्शंस की, जो भी ये करूंगा मेरी बिटवीन द फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट डेट और द ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट और उसके डेट के बीच में जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, मुझे उनको रिव्यू एंड टेस्ट करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो मेरे पहले वाले प्रोसीजर के एक्स्ट्रा हुआ हो, क्योंकि मैंने वहां पे तो उसकी चेकिंग करी नहीं होगी, बट यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी। तो रिव्यू एंड टेस्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शंस एंड वेयर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट अप टू द डेट और नॉट इन टेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आती है वही वाली कहानी, क्या अरे आप बोल रहे हो कि मेरे तो अप टू डेट ही नहीं है भाई रिकॉर्ड्स। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, मैं कैसे टेस्टिंग करूंगा? आपने बोला कि मेरे पास कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। ऊपर वाले प्रोसीजर में आपने क्या बोला? आप बोल रहे हो तू तो बड़ा कह रहा था कि मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालूंगा, मैं तो कह रहा हूं मैं बनाता ही नहीं, क्या करूं बता, मेरे पास तो है ही नहीं। या फिर मिनट ऑफ द मीटिंग कुछ हुए ही नहीं, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे, हम भूल गए। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो आपसे छुपाने के लिए बैठ रही है आपके सामने, वो तो कह रही है क्या, वो कह रही है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखोगे, हम नहीं देंगे सर, हमारे अपडेट नहीं है। डेट डली हुई है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का 10 जून, बीच के इन्होंने बनाया ही नहीं। लो जी, ये तो अपडेट ही नहीं है। फिर कोई इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग अवेलेबल है। अब सोचो, ऊपर जो आप करने लगे थे, ऊपर करने के टाइम पे आपने हाँ जाना, हाँ से आपने पूछा कैसे परफॉर्म करा, उन्होंने बोला हाँ तो बोली नहीं, बोली ना। अब ना करने के लिए मैं ढूंढने गया 2 एरियाज, बड़ा खुश हो गए, इंटरिम चेक करूंगा, मिला नहीं। उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दो, है नहीं। अब क्या करूं? अगर मैं ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या करता हूं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म इन फॉर्म ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द बैंक स्टेटमेंट। फिर मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल देसी तरीके पे आ जाता हूं। देसी तरीका क्या होता है? उनकी सारी की सारी बुक्स और रिकॉर्ड्स मंगा लो, बैंक स्टेटमेंट मंगा लो, जो भी हुआ होगा, हुआ तो यहीं से होगा ना, पैसा अंदर बाहर गया होगा तो बुक्स के अंदर कुछ तो एंट्री करी होगी, कुछ तो पैसा अंदर बाहर करा होगा ना, तो फिर हम उसी से क्या कर लेंगे, हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं 1 अप्रैल से वो 10 जून के पीरियड के बीच की सारी ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूं जो आपने करी है। मुझे वहां पता चल जाएगा, कोई बड़ी ट्रांजेक्शन होगी तो सवाल उठाऊंगा, सवाल से सवाल निकाल लूंगा, कड़ी से कड़ी जोड़ूंगा और अपने आंसर पे पहुंच जाऊंगा। यही मेरा काम होता है, यही मैं सीखता हूँ पूरे ऑडिट के अंदर। चलिए, फिर एग्जांपल ऑफ द एडिशनल मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसीडर इन ऑफ द इंक्वायरी। अब आता है सर, हमें कुछ ना कुछ तो एडिशनल मैटर्स क्या करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऑर्डर को करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वो तो काम करा नहीं ऊपर वाला, सिर्फ क्या कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स कर सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकता हूँ, बस। तो मुझे क्या चाहिए सर, मुझे कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स बताइए। अब मुझे क्या, मेरे पास सेफ्टी नहीं है 560 के बारे में, एक सेफ्टी का प्रोसीजर था, उसमें 4 पॉइंट थे, 4 में से पहला आंसर चलो ने नो कर दिया, ऊपर वाला पॉइंट गया खत्म। पूछूं कैसे कैसे किया जब नो कर रहे हो? जो उसका नो के बाद के 2 पॉइंट थे वो कह रहे हैं नहीं। अब क्या करूं भाई, मेरा ऑडिट प्रोसीजर ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। अगर कर दिया तो डरना नहीं है, एपी खत्म हुआ, एपी पे आ जाओ। क्या हमारा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के बारे में क्या करेंगे, रीड करेंगे एंटिटी का लेटेस्ट बजट, कैश फ्लो फोरकास्ट। ठीक है, एंटिटी का पहले रीड करिए, लेटेस्ट बजट क्या था एंटिटी का, इस साल में उन्होंने ऐसा कुछ नया करा है क्या, कुछ ना कुछ करे तो पिछले साल से रिलेटेड होगा, ढूंढ लाओ। लेटेस्ट बजट देख लो, कैश फ्लो का फोरकास्ट देख लो, अंदर बाहर पैसा हो रहा होगा पता चल जाएगा। मैनेजमेंट की कोई और रिपोर्ट देख लो, एमओएम अवेलेबल नहीं है ना, कोई और रिपोर्ट तो बनाई होगी, वो दिखा दो। फॉर द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद वाले पीरियड की क्या कर लीजिए, लेटेस्ट बजट देख लीजिए, बजट बढ़ा या घटा, घटा तो रीजन पिछले साल से रिलेटेड होगा, बढ़ा तो भी पिछले साल से रिलेटेड होगा, क्यों सवाल कर पाओगे। कैश फ्लो फोरकास्ट, ये इनकमिंग कहां से आ रही है, इनफ्लो कैसे आ रही है, आउटफ्लो कहां जा रहा है, पूछिए। और अदर मैनेजमेंट रिपोर्ट से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई रेगुलेटरी रिपोर्ट उनको क्या करनी पड़ती हो, देनी पड़ती हो, वो रिपोर्ट हो सकता है आपके लिए जरूरी ना हो, बट आपको अपने सवालों का जवाब दे जाए, तो वो रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए। पहले नंबर पे याद रखना है, प्लीज याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट याद रखना है। फिर सेकंड नंबर पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो हमारा क्या था, हमने क्या याद रखना है, पहले नंबर पे हमारे को रीड करना है एंटिटी का, क्या रीड करूंगा, लेटेस्ट बजट, कैश फ्लो फोरकास्ट और अदर मैनेजमेंट की रिपोर्ट रीड कर लूंगा, समझ आ जाएगा, कुछ भी हुआ होगा तो पता चल जाएगा। दूसरा, इंक्वायरी और एक्सटेंड द प्रीवियस
हाँ जी, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि पहले नंबर पे मैंने क्या करा, मेरे को एक ऑडिट प्रोसीजर आप लोगों ने दिया हुआ है, वो मैं परफॉर्म करूँगा। 4 होते हैं, पहले इंक्वायरी करूँगा, हाँ मिला तो ऊपर चेक करूँगा, ना मिला तो नीचे के 2 चेक कर लूँगा। अब पॉइंट आया कि आप मेरे को अपने आपने मुझे बोला कि नीचे वाले 2 पॉइंट के तो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ऐसा बोल दिया या मुझे लगता है कि मुझे और मुझे जो और जो प्रोसीजर है जो मैंने पहले लगाया था, उसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा चेक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी इंस्पेक्शन ऑफ बुक एंड रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ मेनली, ठीक है? रिव्यू कर लूँगा, जितने भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, टेस्टिंग कर लूँगा, यही कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे चेक करना होगा तो मेरे पास क्या कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है? बिल्कुल है। बिल्कुल है का मतलब क्या है सर, कौन-कौन सा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, मतलब मेरे पास एएपीज़ होने चाहिए, वो क्या होंगे? उसके बाद मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट निकलने के बाद जो हुआ है मुझे वो चेक करना है। मतलब पहले मैं रीड करूँगा लेटेस्ट का बजट क्या है, मेरा कैश फ्लो का फोरकास्ट क्या है, इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो रहा है, और मैनेजमेंट ने कोई भी रिपोर्ट इश्यू करी है मार्केट में तो वो सारी मेरे को चेक करनी है। ठीक है? अपना विजन बताया हो, मिशन बताया हो, कुछ भी बताया है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चेक करूँगा। दूसरा क्या करूँगा, इंक्वायरी करूँगा क्या? इंक्वायरी करूँगा, मुझे इंक्वायरी अपनी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मुझे वो आंसर चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूँगा, इंक्वायरी करूँगा अपनी। एक बार बता देना अगर लैग हो इसको, मतलब मैं इंक्वायरी करने निकलूँगा, पहले तो मैंने कुछ कर चाहिए, मुझे एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल चाहिए, लिख लेना एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, जो मैनेजमेंट ने लॉ तो मुझे बता दे। वेदर द रिटर्न प्रेजेंटेशन, कोई भी अगर कोई भी रिटर्न इवेंट से ले लूँगा, क्योंकि वही है मेरे पास, अगर मुझे सब कुछ करने के भाई कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने मुझे ना बताया, फिर उसको लेके बैठ जाऊँगा अपने पास और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बता दो, क्लियर है, येस नो? सर रिपीट कर दो एक बार, लैग हो रहा ओके, तो इससे तो हमारा क्या है, हमारा सिंबल हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, अभी भी लैग हो रहा है कि अगर हमारा पहले वाला जो ऑडिट प्रोसीजर था, अगर वो हमारे पास परफॉर्म करके नहीं काम करता तो हमारे पास एक एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर भी होता है, और आपके पास क्या नहीं है, आपके पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी नहीं है। नो का आंसर नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो अभी इससे पहले ना पड़ेगा एडिशनल के अंदर क्या है, पहले रीड करूंगी डेट के बाद ही करूंगा, तो उसमें क्या करूंगा, लेटेस्ट बजट, फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बातें करूंगा, कहां पहुंचाया गया हो बता दे अगर है तो, और लास्ट क्या वो कवर कर रहा है, सारे के सारे सेट आपको बता दिए, तो मैं उनसे क्या ले लूंगा, मैं उनसे एक डब्ल्यू आर ले लूंगा जो मेरे लिए काम कर देगी, तो मैं मैक्सिमम ये चेक कर सकता हूँ। इसको लैग आने दो, जो बीच में जितना सुन रहा है सुन लेना, जिसको प्रॉब्लम आ जाएगी फिर रिपीट कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है? अब इसको मैं बंद करूंगा तो पूरा बंद हो जाएगी रिकॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला समझ आ गया? है। यस। ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ द एपीज परफॉर्म, जितने भी मैंने अब जो मैंने ऊपर सारे के सारे परफॉर्म करे एपी, भाई मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूँ, ये बता दो, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, ताकि ऑडिटर क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए इवेंट्स रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टिंग इवेंट्स चाहिए यार, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट्स ये अगले साल वाला रिपोर्ट वाला बंदा तो अगले साल देखेगा, मेरे को उसकी टेंशन नहीं है, मैं ही हुआ अगर ऑडिट तो मैं भी अगले साल देखूंगा, मुझे वो चाहिए जो एडजस्टिंग हो। तो इतना सारा काम मैं क्यों करता हूँ, मैं सिर्फ एडजस्टिंग इवेंट के लिए करता हूँ।
मुझे से क्या मिल जाएगा कि क्या किसी चीज के अंदर एडजस्टमेंट की जरूरत है, या फिर अगर वो नॉन एडजस्टिंग में निकला तो क्या डिस्क्लोजर की जरूरत है या नहीं है। बस इतना काम जानने के लिए मैंने इतनी सारी कहानी करी होती है। पहले वाला ऑडिट प्रोसीजर और दूसरे वाला एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, बस उतना याद रख लेना। 2 पॉइंट, पहले वाले के 4 थे, दूसरे वाले के 3 है। फिर उसके बाद इंश्योर दैट सच इवेंट्स आर प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड, और मेरे को ध्यान में रखना है कि वो सारा का सारा मेरा किस में आ गया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ गया होगा एज पर AFRF। तो मेरे को बस इन चीजों का ध्यान में रखना है। पहले मैंने अभी तक 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे ऑडिट प्रोसीजर जो नॉर्मल वाला होता है वो कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दूसरे नंबर पे बाई चांस वो क्वेश्चन के अंदर लिख दे क्या, कि आपके पास ना तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, ना ही आपके पास इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है लेटेस्ट वाली, तब आप बोलोगे कि अगर ऐसा नहीं है और फिर भी मुझे ऑडिट प्रोसीजर लगाना है तो मैं कौन सा लगाऊंगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। उसके अंदर मैं रीड करूंगा लेटेस्ट वाली आपकी अपने जो बजट है उसका कैश फ्लो है और आपकी मैनेजमेंट की कोई भी रिपोर्ट गई हो। दूसरे नंबर पे क्या रीड करूंगा मैं, जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी। पहले नंबर पे क्या रीड करा मैंने, सारी की सारी फोरकास्ट वगैरह आ गई। दूसरे नंबर पे इंक्वायरी करूंगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, क्या काउंसिल से इंक्वायरी करके देखूंगा लिटिगेशन एंड क्लेम सारे के सारे मेरे तक पहुंच गया नहीं पहुंची, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो, नहीं है। और तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट से बोलूंगा भाई तू भी लिख के दे दे एक बारी कि सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट तूने मेरे तक पहुंचा दिए होंगे। इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी, मुझे इससे मुझे मिल जाएगा एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इतना मुझे पता चल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट वही है कि मैं इसको ले लेता हूं। यहां तक हमारा वाला दो तुम्हारे 2 मेन टॉपिक थे वो हमारे खत्म हो जाते हैं। अब एक हमारा दूसरा वाला टॉपिक शुरू होता है, कौन सा वाला, ये वाला, मैटर्स दैट में रिक्वायर स्पेसिफिक इंक्वायरी। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल वाले क्वेश्चंस है। एग्जांपल आ सकता है आपसे कि एग्जांपल्स मांग ले, मैटर्स मांग ले, कि कौन से मैटर्स ऐसे हैं जो क्या मांगते हैं, स्पेसिफिक इंक्वायरी मांगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG regarding current status of the financial items which are uncertain and accounted on the basis of preliminary or the inclusive data। तो कई हो रहा है तो ठीक है। हाँ जी। तो इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG रिगार्डिंग द करंट स्टेटस क्या है मेरी फाइनेंशियल आइटम्स का। तो मुझे बेसिकली क्या है कि स्पेसिफिक इंक्वायरी किन किन केस के अंदर होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको कोई भी स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है, मैटर दैट में रिक्वायर द स्पेसिफिक इंक्वायरी, और कौन से वर्ड आपको मिल सकते हैं देखने को, प्रीलिमिनरी और इनकंक्लूसिव डेटा, ठीक है ना। ऑन द बेस ऑफ द प्रीलिमिनरी, आपके पास अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रीलिमिनरी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने क्या करना है, करंट स्टेटस इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से या TCWG से रिगार्डिंग द करंट स्टेटस। भाई इन आइटम्स का करंट स्टेटस क्या है, जिसके लिए मुझे स्पेसिफिक इंक्वायरी करके मुझे उसके बारे में पूछ लेना चाहिए। ऑडिटर को बता रहा है स्टैंडर्ड, ऑडिटर को बोल रहा है ऑडिटर सुन तेरे को इन एरियाज के अंदर स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए, तेरे को पूछना चाहिए, क्योंकि ये वाली वो आइटम्स हैं जो आइटम सब्सिक्वेंट इवेंट बन सकती हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट में एडजस्टिंग फैक्टर बन सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली तूने क्या करनी है, सबसे पहले जाके तूने इस चीज को चेक करना ही करना है। जैसे कि मैंने इसको तोड़ दिया, लाइबिलिटी साइड वाले कुछ पॉइंट है, एसेट साइड वाले कुछ पॉइंट है, और ओवरऑल और अदर्स वाले कुछ पॉइंट है। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चेक कर सकते हो आप, इंक्रीज इन द कैपिटल और इशुएंस ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी इंक्रीज हुई है कैपिटल के अंदर, कैपिटल बढ़ा दी एकदम से, भाई क्यों बढ़ाई, क्या रीजन था, और आपने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिए, क्यों करे, क्या रीजन था। कोई भी न्यू कमिटमेंट्स, बोरिंग्स एंड गारंटीज, अगर आपने कोई भी नई कमिटमेंट दी है किसी के लिए, कोई बोरिंग उठाई है या कोई गारंटी वगैरह दी है किसी के बिहाफ पे, तो उसे चेक करिए कि उसका डिस्क्लोजर आना चाहिए। फिर एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग द कंटीजेंसीज, अरे कंटीजेंटी आपने दिखा रखा था कि कंटीजेंट लाइबिलिटी है हमारी, कब से चली आ रही है, इसके ऊपर कोई भी कोई डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है, पे हुआ नहीं हुआ, कोई केस था, आपने बोला भाई हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े, कंटीजेंट है, क्या उसके बारे में कोई डिसीजन आया, कुछ हुआ, आपको ये चेक करना पड़ेगा। इंक्वायरी करिए। और इवेंट्स अफेक्टिंग मेजरमेंट ऑफ द एस्टिमेट और प्रोविजन, ऐसा कौन से इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट आपकी इफेक्ट करिए, क्या आपकी एस्टिमेट और प्रोविजन को इफेक्ट किया गया, पूछिए कि भाई ऐसा क्या रीजन था, ठीक है ना, कि आपकी मेजरमेंट आपको चेंज करनी पड़ी, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आपने चेंज करी, कोई तो इवेंट हुआ होगा, बताइए। तो मतलब ये वो वाले मैटर्स हैं जो आपको बताना चाह रहा है कि ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो वो फिर भी थोड़ा बहुत क्या आइडिया मिल जाएगा, कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ होगा तो इससे आप क्या लगा सकते हो, एक हिंट लगा सकते हो, वो बता रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो पहले अगर कोई भी कैपिटल वगैरह में इंक्रीज हुआ है, डाउट करिए, सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं हुआ, इशुएंस ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट हुआ है तो कुछ नया तो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद न्यू कमिटमेंट्स, बोरिंग्स और गारंटीज, कोई भी न्यू कमिटमेंट वगैरह, बोरिंग वगैरह, गारंटी वगैरह दी है, कोई डेवलपमेंट रिगार्डिंग द कंटीजेंसीज हुई है, या फिर कोई भी मेजरमेंट वगैरह में कुछ भी इफेक्ट हुआ हो, कोई एस्टिमेट प्रोविजन को चेंज करना पड़ा हो। ये स्टेबल नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये वाले हमारे कौन से पॉइंट थे, ये वाले हमारे लाइबिलिटी साइड के पॉइंट्स हैं। लाइबिलिटी साइड में क्या है कि ये वाले हमारे को स्पेसिफिक इंक्वायरी, मतलब मेरे को इसकी चेकलिस्ट बना के लेके जानी है और जाते ही मुझे मैनेजमेंट से ये सवाल पूछने, इससे ही मुझे आइडिया लगेगा, मैनेजमेंट बोले हाँ है सब्सिक्वेंट इवेंट, ना है कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तो मेरे लिए मैंडेटरी है, मैं इसके ऊपर
स्पेसिफिक इंक्वायरी करता ही करता हूं। ठीक है, तो प्लीज याद रखना, स्पेसिफिक इंक्वायरी का वर्ड आ सकता है के अंदर उसे प्रीलिमिनरी और इंक्लूसिव डेटा, ठीक है ना, प्री उसके पास कुछ है नहीं, बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, बट वो क्वेश्चंस पूछ के ही आगे बढ़ेगा, तो अभी वो डेटा इकट्ठा करेगा, अभी उसके पास कोई डेटा नहीं है, शक नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, बस स्पेसिफिक मैटर के ऊपर सवाल पूछ रहा है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आगे एसेट साइड में क्या कर सकता है, कोई भी सेल या एक्विजिशन ऑफ द एसेट हुई है जो प्लान थी, कुछ भी आपने बेचा खरीदा है, कोई एसेट बता दो, एसेट एप्रोप्रिएट बाय द गवर्नमेंट या डिस्ट्रॉयड, कोई भी एसेट ऐसा था जो एप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट या डिस्ट्रॉयड हो गया हो। बस ये वाला खत्म करते हैं, स्टैंडर्ड आई चेंज, आई स्विच टू द नेटवर्क, बस 2 मिनट दो और। ठीक है, तो कोई भी एसेट वगैरह ऐसा है जो भी हमने क्या करा, कोई भी एसेट एप्रोप्रिएट बाय जो गवर्नमेंट वगैरह ने आपका एसेट ले लिया हो या उसके लिए ग्रांट मिली हो या डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, कुछ भी ऐसा है तो बता दो। इवेंट्स हैव अकर्ड दैट अफेक्ट द रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट, कोई भी ऐसा इवेंट अकर हुआ जिसकी वजह से आपकी रिकवरेबल, आपने रिकवरी करनी थी किसी एसेट की लेकिन अब नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से, तो ऐसा क्या हुआ, तो ये भी हमें क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो। तो ये क्या पॉइंट्स हैं सर, इसके ऊपर स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी होती है, यस। लाइबिलिटीज के अंदर हमने 4 पॉइंट दिए जिसके ऊपर आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है, जिससे पता चलेगा कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा, एसेट के ऊपर, कोई भी एसेट वगैरह की सेल हुई है, कोई भी एसेट ऐसा है जो गवर्नमेंट से आपको मिला है या उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, या कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपकी रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट के ऊपर फर्क पड़ा हो, मतलब आप रिकवर ना कर पा रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो ऑडिटर को पता होना चाहिए, ऐसे सवाल आपको पूछने पड़ते हैं। फिर लास्ट के 2 पॉइंट, अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अगर आपको लगता है कहीं भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कोई अनयूजुअल लग रही है तो इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए, यार ये मुझे एडजस्टमेंट बड़ी अनयूजुअल लग रही है, नॉर्मल तो नहीं है, ऐसा क्यों, पूछिए। और एनी इवेंट विच क्वेश्चंस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर आपको लगता है कहीं पे भी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट नहीं लग रही हैं कोई भी इवेंट की वजह से, तो उसके ऊपर भी सवाल करिए कि ऐसी चेंज क्यों करेगी, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉर्मल क्यों नहीं है, इसको डिफरेंट क्यों किया गया, वो क्वेश्चंस पूछे ताकि आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा। तो ये वाले कौन से हमारे स्पेसिफिक इंक्वायरी है, पेपर के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि आपसे डेफिनेटली पेपर के अंदर ज्यादा मेहनत नहीं कराई जाती, पर आपसे क्या कराई जाती है, आपसे जानना जाता है, आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, नॉलेज टेस्ट के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आप स्पेसिफिक इंक्वायरी में कौन से मैटर्स के ऊपर इंक्वायरी करोगे, तो वैसे वाले पॉइंट लिखना जिसका इंपैक्ट आपको एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग से रिलेटेड लग रहा हो, जैसे कि कोई भी एसेट वगैरह का सेल होना बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल साल एंड होने के बाद, मान लो 4 अप्रैल को आपने एकदम से एसेट सेल कर दिया, ऐसा क्या था कि आपको चेंज करना पड़ा, कुछ ना कुछ तो सब्सिक्वेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो पहले से चल रहा होगा जब सेल कर रहा है, इसका मतलब ये एडजस्टिंग हो सकता है, ये जानिए। फिर उसके बाद कोई डिस्ट्रॉय कर दिया एसेट, ठीक है ना, तो वो जानिए। उसके बाद कोई भी बोरिंग लाइबिलिटी वगैरह से रिलेटेड पॉइंट अगर आपको मिलेगा तो वो भी आपको हेल्प कर देगा इस आंसर तक पहुंचने में। तो ये आपको आंसर याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बनता है तीसरा, पहले 2 ऑडिट प्रोसीजर्स और तीसरे नंबर पे मैटर्स जो स्पेसिफिक इंक्वायरी मांगते हैं, ये आपको अब तक पढ़ना था, अब तक सिर्फ इतना ही पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ना स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब कहानी आती है फैक्ट्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने इवेंट की कहानी पढ़ ली, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा ये वाला मैंने आपको बता रखा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं चार्ट नहीं कर रहा हूं, देख लेना। बैलेंस शीट डेट होती है एक हमारी 31 मार्च की, उसके बाद एक 10 जून है जिस दिन अप्रूवल होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसके बाद एक 20 जून है जिसके अंदर हमारी साइनिंग होती है, डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट कब साइन होनी होती है, जून के आसपास होती है, 20 से 25 जून। फिर 15 जुलाई को मेरी क्या होती है, पब्लिश होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केट के अंदर जाती है, स्टेक होल्डर्स को जाती है, और 20 सितंबर को मेरी क्या हो जाती है, एक एजीएम हो जाती है। इस तरीके से कंपनी का फ्लो चलता है। तो जो मेरी बैलेंस शीट डेट होती है वहां से लेकर जो मेरी डेट ऑफ द साइनिंग ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट की डेट होती है उसे मैं क्या बोलता हूँ, इवेंट्स बोलता हूँ। जो इसके बीच में इवेंट हुए होंगे वो क्या हो सकते हैं, एडजस्टिंग हो सकते हैं और नॉन एडजस्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। फिर जो मेरी डेट ऑफ द साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट से लेके मेरी पब्लिश होने से पहले होती है, ये होते हैं फैक्ट। जो मेरे फैक्ट होते हैं बिफोर पब्लिशिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक मेरे फैक्ट होते हैं जो आफ्टर पब्लिशिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने जो बात करी इसकी बात मैंने कर ली, इन दोनों की बात मुझे अभी करनी है, फैक्ट की बात। इवेंट्स की बात मैं कर चुका हूँ। इवेंट्स वही होते हैं जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग से पहले पहले तक हो चुके होते हैं, या तो एडजस्टिंग बनेंगे या वो नॉन एडजस्टिंग बनेंगे। एडजस्टिंग बनेंगे, नॉन एडजस्टिंग बनेंगे, वो एक प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करते हैं, 4 पॉइंट। वो नहीं बनेंगे तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के 3 पॉइंट। अगर वो भी नहीं बनेंगे तो उसके बाद मेरे पास कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी बचती है जिसके बेसिस पे शायद मुझे कुछ निकल के मिल जाए कि हाँ भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं है। स्पेसिफिक इंक्वायरी से जरूरी नहीं है कुछ मिलेगा, बट कुछ हो सकता है, हिंट शायद आपको पता चल जाए कि कुछ ऐसा एरिया जो मुझे और देखना चाहिए, शायद ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हो, उसके लिए वो मैटर जो हमने ऊपर पढ़े वो सारे के सारे इंक्वायरी के इंपॉर्टेंट थे। दैट्स इट। ये आपका अब तक बनता है इवेंट वाला पार्ट, हमने कवर कर लिया। अब हम कवर करते हैं कौन सा वाला पार्ट, फैक्ट वाला पार्ट। चलो, अब जो हमारे फैक्ट हो सकते हैं मैंने बता दिया, बिफोर पब्लिशिंग और आफ्टर पब्लिशिंग हो सकता है। देखो, बिफोर पब्लिशिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, अगर और मेरी जो पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पब्लिश नहीं हुई है, ऑडिट रिपोर्ट की साइन हो चुकी है लेकिन मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पब्लिश नहीं हुई है, मतलब अभी मार्केट वगैरह में नहीं गई है, सिर्फ मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में, मतलब मैं ऑडिटर हूं, आप मेरी मैनेजमेंट हो, अगर हम दोनों के बीच में अब तक कुछ चल रहा है तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत ठीक वगैरह करके अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हैं, तब तो बहुत अच्छे अच्छे चांसेस है आप लोगों के पास, आप सेफ हो, क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हुई थी, किसी के पास नहीं गई थी। प्रॉब्लम कब आती है, जब वो पब्लिश हो चुकी है।
पब्लिश हो चुकी है मतलब वो ऑलरेडी सारे स्टेक होल्डर्स तक चली गई है, कंपनी की वेबसाइट पे चली गई है, सबके पास चली गई है, सब लोग देखने लग गए हैं उसको, बड़े बड़े लोगों के पास, रेगुलेटरी के पास चली गई है। प्रॉब्लम तो आएगी तब आएगी, अगर किसी के पास नहीं गई होगी तो ऑडिटर फिर भी रिक्वेस्ट करके मैनेजमेंट से क्या करा सकता है, चेंज करा भी लेगा, लेकिन बाद में नहीं करा पाएगा। तो प्रॉब्लम आपको समझ आनी चाहिए। प्रॉब्लम कब आनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो चुकी होगी। पब्लिश नहीं हुई है तो मतलब हमारे पास ही है यार, मेरी मैनेजमेंट के पास ही पड़ी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक करके नई वाली भेज देंगे। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, ठीक है, आ जाओ। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल आपके सिलेबस में है, मना नहीं करूंगा कि नहीं है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है, फैक्ट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। मतलब एक फैक्ट था जो ऑडिटर को पता चला, कब पता चला? आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। अब मेरी ऑडिट रिपोर्ट साइन होकर चली गई है भाई, मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुका हूं, मैं 15-20 जून को मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, मेरी पब्लिश कब होनी है? अभी मेरे पास 1 महीने का टाइम है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश होने में। उस 1 महीने के बीच में मुझे एक फैक्ट निकल के आया जो मेरे को पता चला बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशूड। द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट। देखो, अगर जेन्युइनली जाना जाए, समझा जाए, तो मेरा कोई भी राइट नहीं बनता, जब मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दी मतलब दे दी, अब उसके बाद ही मैं चेकिंग करूं किसी चीज की, क्यों करूं भाई? ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट किया, ऑडिट रिपोर्ट दी, उस टाइम तक कुछ नहीं था, सब कुछ तो सही हो गया, मैं क्यों कोई एडिशनल चेक करूं? तो इसलिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर पहले नंबर पे। तो आपने नहीं करनी, आप क्लियरली मना कर सकते हो कि नहीं सर मुझे नहीं बनता चेक करना, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे चुका हूं, उस ऑडिट रिपोर्ट के टाइम पे ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कैसा होता है ये समझते हैं। नो ऑडिट प्रोसीजर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर। वाई? कि कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एज पर एस 210 जो हम 210 में बात करते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में, इंक्लूड द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ द फैक्ट्स दैट मे अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि हम इसलिए उनको बोल सकते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 210 के टाइम पे स्पेसिफिकली बात के बाद डिसाइड हुई थी, हमारी एग्रीमेंट हुआ था कि ऑडिटर को कोई भी फैक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने की ड्यूटी मैनेजमेंट की होगी। मैनेजमेंट आगे बताएगा, ऑडिटर का काम नहीं है जाके ढूंढने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद। तुम आके मुझे बताओ कि भाई कोई फैक्ट ऐसा आया है ऑडिटर जो तेरे को ध्यान में रखना चाहिए, पहले ऐसा कुछ नहीं था, हमें भी नहीं पता था, अब हमें पता चला है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी मैं समझूंगा, जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होगी मैं नहीं समझूंगा। ठीक है, जो उसके विच बिकेम अवेयर ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। मुझे बीच के अंदर मेरे ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने के बीच के अंदर कोई ऐसा फैक्ट निकल के आया जिसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे इन्फॉर्म करने की, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे खत्म हो जाती है। हाउएवर इफ ही केम टू नो एनी फैक्ट एग्जिस्टिंग एज ऑन द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट व्हिच इफ नोन अर्लियर वुड हैव चेंज, बट अगर उसे लगता है कि यार वो फैक्ट सुनने के बाद कि भाई अगर ये मुझे पहले पता चल जाता ना तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता, मेरा ऑडिट रिपोर्ट मेरी चेंज हो सकती थी, हो सकता है मेरा ओपिनियन बदल सकता था, मतलब वो जो फैक्ट है वो एक्चुअली भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है, जो हैव चेंज ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, जो उसके ओपिनियन को चेंज करने का दम रखता होगा, देन ऑडिटर हैज टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर एज फॉलोज। तब उसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेने चाहिए। चाहने की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन कर लेने चाहिए बिकॉज उसकी वजह से ओपिनियन में भी चेंज आता लग रहा है। तो बेटर है कि आप एक नया जो फैक्ट आया है उसको अच्छे से पहले परफॉर्म करके देख लो, ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लो उसके ऊपर कि क्या वो फैक्ट जेन्युइन है, क्या वो फैक्ट एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट है। अगर निकलेगा तो फिर सोचेंगे उसका ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है। तो वही वाली बात यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट मिले जो आपको पता लगा बाद में और उसकी वजह से सिर्फ एक कंडीशन, वो आपका क्वेश्चन के अंदर, तो ये प्रोसीजर नहीं लगाने का कब, लो नेटवर्क को हटने दो, फिर आवाज सही है। हाँ, लगाने का कब, सिर्फ तभी लगाने का जब एक वर्ड मिलेगा, क्या, चेंज इन ऑडिट ओपिनियन। बस अगर ये वाला वर्ड मिलेगा तो करेंगे कुछ, वरना नहीं करेंगे आंसर के अंदर कुछ। ठीक है, तो चेंज इन द ऑडिट ओपिनियन, अगर वो बोले फैक्ट के बारे में बोले, चेंज के बारे में बोले, तो बोलो एक ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लो, क्या, डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। पहले तो डिस्कस करो भाई ये फैक्ट कहां से निकल के आया, हुआ कैसे ऐसा, पहले क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं पता चला। डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनवा। अब समझो कि इस फैक्ट की वजह से क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई फिगर हिल सकती है, क्या क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है, कोई एजर्शन लेवल हिला रहा है या नहीं हिला रहा, या सिर्फ ओवरऑल ऐसे बताने वाला फैक्ट है या कुछ करने वाला फैक्ट है, समझो। फिर इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू अमेंड। अगर लगता है नहीं यार ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहा है, ट्रेड रिसीवेबल तो ठीक करने पड़ेंगे, ठीक करने पड़ेंगे, तो मैनेजमेंट से पूछो भाई कैसे ठीक करने का इरादा है, क्या सोच रहे हो, कैसे करोगे। इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट बोलते सर हम ठीक कर देंगे, बस आप दोबारा चेक कर लेना, मैं बोलता हूँ ठीक है आप ठीक करके ले आइए। अगर मैनेजमेंट ने अमेंड कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर को चेक तो करना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट तो कुछ भी कर सकती है, कैरी आउट करेगा ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की वजह से क्या चेंज आया उसको क्या करके देखेगा, चेक करके देख लेगा। फिर सेकंड, एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बिफोर इन केस ऑफ द इवेंट टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर वो पहले कोई ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा था किसके रिलेटेड, हमारे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल के फिगर के अंदर चेंज आया, एक ऑडिटर, एक डेटर की 2 लाख की अमाउंट कम रिकॉर्ड हो गई थी, उन्होंने बोला सर ये गलती से रिकॉर्ड हो गई 8 लाख 10 लाख थी, मैंने बोला ठीक है इसको ठीक करो, मैं फिर चेक करूंगा। तो मैंने जो पहले ऑडिट प्रोसीजर लगाए होंगे
8 लाख को चेक करने के लिए मैं उसी को क्या कर सकता हूं, कंटिन्यू कर सकता हूं। यहीं पे वो बात बोल रहा है। लो। तो क्या बोल रहा है, पहले नंबर पे मुझे ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे मुझे एक्सटेंड कर सकता हूं मैं वही ऑडिट प्रोसीजर जो मैंने बिफोर लगाया था, मतलब पहले वाला। तो ये है मुस्कान। मुस्कान कह रही सर मैं घूम, ठीक है, यहां तक क्लियर है या बता दो नहीं क्लियर तो। किसी की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं, यस नो? लैग भाई। लैग हो रहा है? यस सर। लैग का सीन जैसा हो जाता है यहाँ, क्यों? जब भी मैं गुड़गांव रुकता हूँ ना, ये सीन है ही है यहाँ पे। समझ आ गया अभी तक, कि अभी वाला समझ नहीं आया, ये वाला जो भी पढ़ाया? एग्जाम्पल बता दो भाई एक बार, ये जो 8 लाख वाला बताया था ना। अच्छा, मैंने ये बोला था उसके अंदर एग्जांपल के अंदर कि लेट से कोई 8 लाख रुपए की अमाउंट थी किसी ट्रेड रिसीवेबल की, वो 10 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती से 8 लाख रुपए रिकॉर्ड कर ली। और ये फैक्ट के बारे में हमें कब पता चला, जब ऑडिट की रिपोर्ट भी साइन हो गई। अब उन्होंने बोला सर हमने 2 लाख कम रिकॉर्ड कर लिए तो गलत हो जाएगा, इसे ठीक करना बनता है। तो मैंने बोला यार जेन्युइन फैक्ट लग रहा है, इससे वजह मेरा ओपिनियन भी चेंज हो सकता है मैंने उसको तब सही मान लिया, मेरी मटीरियलिटी में ना आ रहा हो, अब आ जाएगा, तो हो सकता है कुछ भी बदल जाए। तो ऐसे वाला केस कुछ भी ऐसा हुआ तो उस वाले केस में वो क्या करता है, जो उसने उस टाइम पे 8 लाख को चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर तो लगाया होगा ना, उसे उसे किसी तरीके से चेक करा होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करी होगी, रिकॉर्ड चेक करे होंगे, जो भी करा होगा। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि आप उसे एक्सटेंड कर लीजिए, प्रोसीजर सेम ही रखिए क्योंकि आइटम सेम है, उसको आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। क्योंकि आपको दोबारा करना पड़ रहा है तो वही ऑडिट प्रोसीजर को उठा के एक्सटेंड कर लीजिए, उसी प्रोसीजर से और चेक कर लीजिए 2 लाख की अमाउंट सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, बस। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपको क्या करनी पड़ेगी, कि नई ऑडिट रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपको लगता है चेंज इन द ओपिनियन करने का दम है और उससे चेंज आपका ओपिनियन हो रहा है, तो आपको फिर एक नई ऑडिट रिपोर्ट की क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो पहले वाली रिपोर्ट तो होगी, फिर आप प्रोवाइड करेंगे कि न्यू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे उसको, और उसके ऊपर एक अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट भी क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। क्योंकि अगर चेंज आया है उसके अंदर तो फिर तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हुई होगी तो मेरी रिपोर्ट भी चेंज होगी। ठीक है, अगर कोई डिसीजन में चेंज नहीं आया तो ऑडिट रिपोर्ट वही चल जाएगी, अगर डिसीजन में चेंज आएगा तो ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं बन जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ज्यादा ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप जो छोटा करना चाहोगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। कोई फैक्ट मिला, फैक्ट मिलने के बाद डिसाइड करा कि अच्छा वो फैक्ट इंपॉर्टेंट था, चेंज इन द ओपिनियन का दम रखता था, हाँ भाई रखता था। अगर रखता था तो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, कि भाई आपका क्या क्या किस क्यों फैक्ट आया। फिर फैक्ट आने के बाद किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये देखेंगे। करनी पड़ेगी तो मैनेजमेंट से पूछा कर दोगे, वो करेंगे हाँ सर कर देंगे। कर दी तो उन्होंने कैसे करी, करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोसीजर लगा के देखूंगा सही करी या नहीं करी। जो पहले वाला प्रोसीजर लगाया होगा उस आइटम को वैसे चेक कर लूंगा, और उसके बेसिस पे अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो एक नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दूंगा। दैट्स इट, इतना सही याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर यही बोल रहा है, वेदर द लॉ रेगुलेशन और एफआरएफ रिक्वायर्स अमेंडमेंट। क्या लॉ रेगुलेशन और एफआरएफ को रिक्वायर करने को, ये अमेंडमेंट वगैरह ये नीचे है, वैसे इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये इतना ज्यादा वो नहीं है कि आपको इतना इंपॉर्टेंट हो, तो ये वैसे पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट था, तो बट ठीक है अभी के लिए पढ़ रहे हैं तो कर लेते हैं खत्म। ठीक है ना, अगर कोई लॉ रेगुलेशन या कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है कि भाई अमेंडमेंट करनी चाहिए, अगर तो कोई ऐसा कोई लॉ वगैरह नहीं बोल रहा है अमेंडमेंट करने को, नहीं है, तो ऑल्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अगर किसी कोई लॉ रिक्वायर से है ही नहीं, नॉर्मली ऐसा कुछ सिमिलर ही रहा, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे कोई नई रिपोर्ट ऑडिट करने की जरूरत भी नहीं होगी, मैं इशू नहीं करूंगा। इफ यस, अगर हाँ कोई बोल रहा है, लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कि हाँ भाई एक नई ऑडिट रिपोर्ट आपको देनी चाहिए, और ऑडिटर फाइंड इट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है वो बोले, ऑडिटर को लगता है कि नई ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए थी इसके केस में, तो वो क्या कर देगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है। ऑडिटर की अपनी मर्जी है, ऑडिटर को लगता है इसके इस केस में अमेंडमेंट की वजह से न्यू ऑडिट रिपोर्ट जानी चाहिए, नहीं दे दीजिए। अगर लॉ बोल रहा है तो देनी ही पड़ेगी, लॉ नहीं बोल रहा, आपको भी नहीं लगता तो मत दीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए, ये वाला हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद एक एक टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको खत्म कर लेते हैं पहले, बस फिर खत्म हो जाएगा, ये 2 पेज का रहेगा, जल्दी आ जाओ।
हाँ जी, अब वो क्या बोल रहा है, अब थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। समझने में क्या है, वो कह रहा है वेदर द लॉ रेगुलेशन और एफआरएफ रिस्ट्रिक्टिंग और प्रोहिबिटिंग मैनेजमेंट फॉर मेकिंग other amendments other than the amendments because of the subsequent events। अब क्या, वो कह रहा है कि सोचो ऐसा कुछ हुआ कि किस केस में कि हम जैसे अभी तक हम अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट कुछ हुआ, उसकी वजह से हमें अमेंडमेंट करनी पड़ रही है। अब वो कह रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट वाली अमेंडमेंट की वजह से अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कोई और अदर अमेंडमेंट निकल के आ गई कि सर हमें करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इवेंट, समझना है, ठीक है, थोड़ा सा समझना। सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से जो अमेंडमेंट करनी थी वो तो करनी पड़ी, उसका तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि उसकी वजह से मैनेजमेंट डिस्कस करो कि आप कर दोगे, करने के बाद ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक कर लूंगा। अभी वो कह रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट जो हुए उसकी वजह से कोई अमेंडमेंट नहीं मांगती फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कोई और अदर अमेंडमेंट की वजह से उन्हें लगता है कि यार सर हमें ना लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमसे मिस हो गया, या कोई एफआरएफ गलत लग गया है, या कोई पॉलिसी के हिसाब से हमने सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसे ही हमें नजर आया और हमसे गलती हो गई है तो हमें उसको अमेंड करना पड़ेगा। एनी अदर अमेंडमेंट्स की बात कर रहा है वो। अगर ऐसा होता है तो क्या कोई लॉ रेगुलेशन वगैरह मैनेजमेंट बोलती है अदर अमेंडमेंट करने, कोई भी लॉ बोल रही है, कोई रेगुलेशन बोल रहा है, या कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको आंसर दिए इसके दिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब मेरा कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब मेरी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, मेरा कोई फ्रेमवर्क बोलता है कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, शेड्यूल 3 बोलता है ऐसे नहीं ऐसे दिखाना चाहिए था, गलत कर दिया, ऐसा कुछ, या फिर कोई लॉ रेगुलेशन बोल रही है कि आपको ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो मेरे सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, प्लीज समझना, नथिंग रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट इवेंट, जस्ट अदर अमेंडमेंट। अगर ऐसा है, नो या यस, नो, नहीं यार ऐसा कोई नहीं बोल रही, कोई मैनेजमेंट वगैरह नहीं बोल रही, कोई अदर अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है। नो, ऑडिटर शैल गो एंड चेक द अदर अमेंडमेंट्स। अगर कोई ऐसा भी नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, एक बार चेक कर लेगा। अगर कोई लॉ रेगुलेशन वगैरह नहीं बोल रहा, कोई एफआरएफ नहीं बोल रहा, सिर्फ मैनेजमेंट बोल रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, वो देख लेना चाहिए कि मैनेजमेंट ऐसा क्यों बोल रही है, गो एंड चेक अदर अमेंडमेंट्स, क्या अदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यस कि कोई लॉ रेगुलेशन बोल रहा है करने को और मैनेजमेंट कहेगा सर मैं तो बाउंड हूं, मुझे तो लॉ बोल रहा है, हमें तो करना ही पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा तो आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑडिट रिपोर्ट उसके ऊपर देनी है, हम सारे फंस गए। अगर हम फंस गए तो क्या करेंगे, ऑडिटर हैज ऑप्शन टू रिस्ट्रिक्ट हिज ऑडिट प्रोसीजर ओनली टू द अमेंडमेंट बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है देखो सर सिंपल सी बात है, मैं सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए मेन जिम्मेदार हूं, तो मैं क्योंकि मैं ऑडिट प्रोसीजर क्यों लगाने लगा था, क्योंकि मुझे नजर आया कि वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ उसकी वजह से मुझे लगता है मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता था, इसलिए मैंने एग्री किया था अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट करने को, वरना नहीं किया था, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। इसलिए अब अगर आप बोल रहे हो कोई अदर अमेंडमेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद भी नहीं है, तो एक बात तो पक्की है, क्या मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर नहीं वेस्ट करूंगा। वो क्या कह रहा है, ऑडिटर हैज ऑप्शन टू रिस्ट्रिक्ट हिज ऑडिट प्रोसीजर ओनली टू द अमेंडमेंट बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। तो मैं तो उसी पे ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा जो अमेंडमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से हुई होगी। अदर अमेंडमेंट के ऊपर मैं कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने वाला हूं, ये तुम्हारी अपनी कहानी है, तुम अपने आप समझो। समझ रहे हो, प्लीज एक बार थोड़ा सा ध्यान से, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिलेटेड मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल हूं, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाने मुझे लगाने हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई अदर अमेंडमेंट भी आ रही है, सब्सिक्वेंट इवेंट वाली तो आ ही रही है, अदर भी लेके आ गए कि सर ये भी ठीक कर लेते हैं, ये भी गलती हो गई थी, इसके ऊपर मेरा ऑडिट प्रोसीजर लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मैं किस पे लगाऊंगा, सिर्फ अपने सब्सिक्वेंट इवेंट वाले ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर ही लगाऊंगा, उसकी वजह से जो अमेंडमेंट हो रही होगी। और उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आते हैं, दो चीजें, ड्यूल डेटिंग और एम्फेसिस और मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ। पहले ये समझते हैं, आप क्लियरली क्या कर दोगे, एक्सप्रेस कर दोगे ऑडिटर हैज रिस्ट्रिक्टेड ऑडिट प्रोसीजर ओनली टू द सब्सिक्वेंट। आपको लिख के देना है क्या कि भाई देखो मेरी जो आपको नई ऑडिट रिपोर्ट मेरी इशू हो रही है ना अभी, उसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर को सिर्फ और सिर्फ उस केस में लगाया है जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुए थे, उसकी वजह से मैंने उसको चेक करा है। अदर अमेंडमेंट को मैंने चेक भी नहीं करा है, मुझे नहीं पता उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने क्या किया, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर चुका था। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए जिम्मेदार हूं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर माय सब्सिक्वेंट इवेंट अमेंडमेंट, वो मैंने चेक करी है और वो सही है, बस इतना बताता हूं। और मुझे एक ड्यू डेटेड ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये क्या होती है, अमेंड करूंगा ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एडिशनल डेट अलोंग विद द ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट। अब मेरी पहले वाली की रिपोर्ट होगी तो मैं एक ड्यूल डेटिंग का मतलब दो डेट्स वाली ड्यूल डेटिंग, तो मैं अपनी पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट उठाऊंगा, उसके अंदर मैं एडिशनल एक डेट के हिसाब से एक नई रिपोर्ट लगाऊंगा कि भाई ये मेरी एक्स्ट्रा करना पड़ा मुझे बिकॉज कोई सब्सिक्वेंट इवेंट निकल के आ गए थे, कोई फैक्ट निकल के आ गया था, उसकी वजह से मेरे को एक एडिशनल चेकिंग करनी पड़ी, नई रिपोर्ट बनानी पड़ी। तो ये पहले वाली रिपोर्ट है, इसको मैंने ड्यूल डेटेड कर दिया, दो डेट दे दी। ये पहली वाली डेट जब मैंने साइन करी थी, ये न्यू वाली डेट जब मैं इसको साइन करके दे रहा हूं, स्पेसिफाइंग दैट वी रेस्ट्रिक्टेड द ऑडिट प्रोसीजर सोनली टू द सब्सिक्वेंट इवेंट। यहां पे भी बता दिया कि भाई मैंने अपना काम जो करा है सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट के केसेस में करा है, मैंने अदर अमेंडमेंट्स को एक भी मोमेंट पे चेक नहीं करा, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। ठीक है, क्लियरली ये मैं काम बताता हूं, नोट्स टू अकाउंट से बताता हूं। अगर मैं एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ यूज नहीं कर रहा तो मैं इसे काम बता देता हूं, मैं इसे नोट्स टू अकाउंट से बता देता हूं।
ठीक है, तो मेरा ये काम होता है। तो ये कब करना है? अदर अमेंडमेंट अगर आपकी आ जाए सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ में, तो क्वेश्चन के अंदर आपको अदर अमेंडमेंट का वर्ड मिलेगा और बोलेगा ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे, तो आप लिखोगे वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ अदर अमेंडमेंट्स, बट हाँ डेफिनेटली वी आर रिक्वायर्ड टू डू ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर वो मेरा चेंज ऑफ ओपिनियन कर रहा होगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं डेफिनेटली मैनेजमेंट उसे चेंज करके देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको चेक करने की। बस इतना आपने बता के आना है और कुछ नहीं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आता है इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आती है कि कुछ मिला भी और मैनेजमेंट ने बोला भी, पर मैनेजमेंट क्या कह रही है? वो कह रही है हम तो नहीं अमेंड करते। आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करके जब मुझे दे दी, अब मैं क्यों करूं अमेंड? और मैंने बोला भाई अगर आप ये अमेंड नहीं करोगे, ये तो ऐसा डिसीजन है जो मेरा ओपिनियन को चेंज करने का दम रखता है, ये तो गलत है, एक फैक्ट मिला है, हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए। मैनेजमेंट बोल रही है हम तो नहीं करते चेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड। अब बट ऑडिटर बिलीव दैट नीड टू बी अमेंड बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। ऑडिटर को लगता है यार ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, इसको आपको क्या करना चाहिए? अमेंड करना चाहिए। वो बोल रही है हम तो नहीं करते। ऑडिटर रिपोर्ट नॉट प्रोवाइडेड टू एंटिटी नॉट इशूड येट। अब आती कहानी, क्या ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट प्रोवाइडेड कर दी एंटिटी को या नहीं करी है? ठीक है ना? अगर तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं करी, तो मैनेजमेंट डरेगी यार रिपोर्ट इसने देनी है, ये रिपोर्ट ही नहीं देगा, जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट करेगी। ऑडिटर कब फंस जाएगा? जब उसने ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इश्यू कर दी होगी, तो मैनेजमेंट के हाथ में क्या आगे रिपोर्ट आ गई, मैनेजमेंट कहेगा तूने जो करना है कर ले, मेरे पास तो तेरी रिपोर्ट आ चुकी है। अब कहानी आती है क्या? अब प्रैक्टिकल समझो। प्रैक्टिकल क्या हुआ? मैनेजमेंट बोल रही है मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ऑडिटर कहेगा अच्छा रिकॉर्ड नहीं करोगे? ऑडिटर रिपोर्ट नॉट प्रोवाइडेड टू एंटिटी। ऑडिटर कहेगा मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, मैं क्या करूंगा? सीधा जाऊंगा मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन एज पर ऐसे 705। अच्छा वाला मैं तुमको अनमॉडिफाइड दे रहा था, इसे ठीक कर लेते। तुम्हें ठीक करने का कर है, तुम नहीं मान रहे हो तो मैं मॉडिफाई दे दूंगा। मैं बोल दूंगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, लिमिटेशन लगाई, 705 में ले जाऊंगा रिपोर्ट को। अब आता है ऑडिटर रिपोर्ट ऑलरेडी बीइंग इशूड। ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है। अगर ऑडिटर रिपोर्ट ऑलरेडी इशू हो जाती है, ऑडिटर क्या करेगा? नोटिफाई कर देगा मैनेजमेंट को, टीसीएस को, नॉट टू इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द थर्ड पार्टी। वो बोलेगा देखो भाई आपके पास जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है वो अदर देन सब्सिक्वेंट इवेंट के अमेंडमेंट के बेसिस पे है, इसको किसी भी थर्ड पार्टी को इशू मत करना, पब्लिश मत करना, प्लीज मत करना। मैं बता रहा हूं, मैं नोटिफाई कर रहा हूं। बट मैनेजमेंट डज नॉट लिसन। मैनेजमेंट तो नहीं सुनेगी। अगर मैनेजमेंट नहीं सुनती, उस वाले केस में मैं क्या करता हूं? एप्रोप्रिएट एक्शन लेता हूं। और वो मेरा एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होता है? मैं पब्लिक नोटिस दे दूंगा, या फिर एजीएम के अंदर अगर मुझे बोलने का मौका मिलेगा, तब मैं उसको क्या करूंगा? उसको बोलूंगा जाके कि ये वाली और मैनेजमेंट ने अमेंड नहीं किया था, मेरी फाइनेंशियल जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है पहले वाली, उस पर बिलीव मत करें, वो इनकम्प्लीट है, वो सही नहीं है। तो मैं क्लियरली बता देता हूं। ठीक है, तो ये वाला मेरा केस होता है जब मैनेजमेंट अमेंड करने को ना माने। अगर नहीं मानती, ऑडिट रिपोर्ट दी या नहीं दी नहीं तो अपनी रिपोर्ट के अंदर ही चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर दे दी तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप क्या नहीं करेंगे? नोटिफाई करिए, आप उसे थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, पब्लिश नहीं करेंगे। मैनेजमेंट नहीं सुनता, एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। एप्रोप्रिएट एक्शन के बेस में आपके पास दो एक्शन है मेन। पब्लिक नोटिस में जाना, पब्लिक नोटिस दे दीजिए, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में निकलवा दीजिए। पब्लिक नोटिस दे दो कि भाई वेबसाइट पर डलवा दो ये कि भाई मैंने जो रिपोर्ट दी थी मैनेजमेंट ने विदाउट अमेंडमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट है, आप उसे बिलीव मत करें। या फिर आप एजीएम में बोलने का मौका मिलेगा तो शेयर होल्डर के सामने जाके बोल दीजिए यही बात। ठीक है, तो पहले हमने अब तक हमने कौन सा वाला पॉइंट पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, अपने जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी थी लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी। अब आती है प्रॉब्लम कौन सी वाली? आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पब्लिश भी कर दी है मार्केट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट भी गई, पब्लिश भी कर दी। अब क्या करें? ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोसीजर ऑफ द सेम एज बिफोर वर फैक्ट नेम टू द ऑडिटर, वो सारे के जो ऊपर हमने ऑडिट प्रोसीजर पूरा का पूरा पढ़ा था, वो प्रोसीजर वैसा ही लगता है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, चेकिंग वही करनी होती है। मैनेजमेंट से डिटरमाइन करेंगे कि आप कर दोगे, चेंज कर दोगे तो कैसे करोगे, वही चेक करना होता है। इसमें भी वही चेक करेंगे। फैक्ट कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, उसकी चेकिंग क्या करनी है? एक्सटेंड करने वाला जो प्रोसीजर ऊपर पड़ा था वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक ही प्रोसीजर आप लोगों को याद करना है। कौन से वाला सर? बता दो एक बार फिर से। ये वाला, ये वाला। ठीक है ना? दो ही वाले हैं जो ये वाले याद करने, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिफोर हो या आफ्टर हो, प्रोसीजर सेम रहेगा। प्रोसीजर तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा? अब पढ़ लेते हैं चेंज क्या होगा। आ जाओ। अब आता है क्या कि वेदर मैनेजमेंट डिसाइड टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑर्डर गिव द न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अब आता है कि भाई देखो ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी, मैंने पब्लिश भी कर दिया, अब तो लोगों तक पहुंच गई है। उसको सही करने का तरीका क्या है? उसके ऊपर एक और नई पहुंचवा दो। अब नई पहुंचाने के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करनी पड़ेगी और मुझे नई रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो यही तभी जाके सब कुछ सही होगा। यस या नो? ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अमेंड करने की बात कर रहे हैं नहीं? यस। मैनेजमेंट शुड इन्फॉर्म एवरीवन हु रिवाइज ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बट नोट टू रिलाई ऑन इट। मैनेजमेंट का काम होगा, मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट सुन मेरी बात, सबको एक बार नोटिस भेज दे कि भाई पुरानी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भी रिलाई मत करें, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस हो गया, अभी वो इनकम्प्लीट है, वो सही तरीके से इशू नहीं हुई है, बता दो। इफ इन न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर शैल इंक्लूड पुट ईएमपी और क्या करेगा? मैं एक नई रिपोर्ट आपको बना के दे रहा हूं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दीजिए। मैं एक आपको नई रिपोर्ट बना के देता हूं, उस रिपोर्ट के अंदर क्या करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ को लगा देंगे,
उसके अंदर क्लियरली मेंशन कर देंगे पुराने वाली रिपोर्ट के बारे में और बता देंगे क्या मिस था और नई रिपोर्ट में हमने क्या इंक्लूड करा है, रीजन फॉर रिवीजन एंड इट्स डिटेल्स को यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रीजन देना पड़ेगा किस वजह से आप नहीं दे रहे हो और उसकी रिवीजन का रीजन और उसकी डिटेल दे दो कि किस वजह से आपने उसको चेंज किया है, तो ये कर देंगे। अगर तो मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है तब तो बहुत आसान है काम करना, लेकिन अगर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, मैनेजमेंट डज नॉट टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इन्फॉर्म, मैनेजमेंट कहता है मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं करूंगा, मैं क्यों बताऊं लोगों को मेरी रिपोर्ट गलत है, मेरी मार्केट में इमेज खराब होगी, मैं तो नहीं बताता, तूने नई रिपोर्ट देनी है तो जो मर्जी कर, मैं तो नहीं करूंगा कुछ भी। अगर वो कहता है ऑडिटर शुड इन्फॉर्म टीसीडब्ल्यूजी, ऑडिटर कहेगा मैं टीसीडब्ल्यूजी से एक बार बात करके देख लेता हूं, अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो वही वाला जो ऊपर उसके पास एप्रोप्रिएट एक्शन थे वो यहाँ भी ले लेगा, पब्लिक नोटिस दे देगा या फिर एजीएम में बोल देगा ना तो पुरानी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ना ही उसके ऊपर मेरी ऑडिट रिपोर्ट सही है, प्लीज उसको सही से तरीके से मत देखें, वो गलत है, वो सही नहीं है। ये ऑर्डर का काम है, ऑर्डर की मर्जी है, ऑर्डर का अगर वो मैनेजमेंट मान रही है तो उसके हिसाब से कर लो, नहीं मान रही है तो एप्रोप्रिएट एक्शन ले लो, पब्लिक नोटिस या फिर एजीएम में खत्म कर दो इस बात को। यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म।